गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर पे बातचीत कर रहे थे। विश्व जनसंख्या संरचना कि विश्व की जो जनसंख्या संरचना है क्या है, कौन कौन से पहलू इसमें स्टडी किए जाते हैं। तो वर्ल्ड स्ट्रक्चर की अगर जब बात आती है तो पूरे विश्व की हमने सबसे पहले ये पढ़ी, जनसंख्या कितनी है, कहाँ सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है, कहाँ विरल जनसंख्या वाला प्रदेश है। नहीं, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ लार्ज पॉपुलेशन रहती है, कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। हमने पढ़ा बांग्लादेश जो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे टॉप मोस्ट बांग्लादेश की है, और सबसे कम की अगर बात करें तो ग्रीनलैंड और साइबेरिया वाले एरिया आते हैं, वो कंट्रीज आते हैं जहाँ एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नहीं ओनली वन मैन इन वर्ग 1 किलोमीटर एरिया। तो इसके बाद हमने ये पढ़ना शुरू किया कि उसकी जो संरचना है, जनसंख्या की संरचना है, वो किस आधार पर निकाली जाती है। उसमें अगर हम बात करें सबसे पहले विश्व जनसंख्या संरचना, यानी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशंस है उसको हमने आयु, व्यवसाय, गतिविधियों के आधार पे, फिर लिंगानुपात के आधार पे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग डिवाइडेशन किया है। ये अगर बात आती है कि हम क्यों पढ़ते हैं, तो डिवाइडेशन के पीछे मुख्य कारण ये है कि किसी भी देश का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो कंट्री डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है, उन चीज़ों को जानने के लिए उसे हम अच्छे से समझ सकें कि आखिर कोई देश विकसित है और कोई विकासशील है और कोई अभी भी अविकसित है, उसके पीछे कारण क्या है। अगर हम देखें विकसित राष्ट्रों का जब भी नाम आता है उसके अंदर अमेरिका, यूरोप के जो कुछ देश हैं, फिर जापान और रसिया, इन सब कंट्रीज के नाम आते हैं। ये सब विकसित राष्ट्र इसलिए हैं क्योंकि यहाँ जनसंख्या का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर बैलेंस्ड स्ट्रक्चर है, वो संतुलित स्ट्रक्चर होने के कारण, संतुलित संरचना होने के कारण। संतुलित संरचना की अगर हम बात करें तो यहाँ लिंगानुपात रेशो ज़्यादा खराब नहीं है, अच्छा लिंगानुपात रेशो है। दूसरा, यहाँ की जो वर्किंग जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या है, वो यहाँ पे बहुत अच्छी है। कार्यशील जनसंख्या और अकार्यशील जनसंख्या, ये क्या होता है, वर्किंग पॉपुलेशन एंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। जब अकार्यशील जनसंख्या की हम बात करें तो उसके अंतर्गत आते हैं छोटे बच्चे, चिल्ड्रंस उसमें आएंगे, और जो ओल्ड एज के मैन एंड वुमेन्स वो भी उसी में आएंगे। यानी वृद्धावस्था वाले और बाल्यावस्था वाले जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या नहीं कहलाती है, अकार्यशील जनसंख्या कहलाती है। और वर्किंग पॉपुलेशन, कार्यशील जनसंख्या 14 से लेके 65 ईयर की जो भी पॉपुलेशंस हैं, युवा जनसंख्या, वो सारी की सारी कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। हमने ये स्टडी किया था कि जहाँ कार्यशील जनसंख्या अधिक मात्रा में है वो देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पॉपुलेशन वाइज अगर बच्चों की संख्या अधिक है वो सारे के सारे राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं या पिछड़े देशों की श्रेणी में आते हैं। अफ्रीका जहां बच्चों की संख्या सबसे अधिक देखने को मिलती है वो पिछड़े राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। अगर हम बात करें युवा जनसंख्या की बात, तो जहां युवा जनसंख्या अधिक है और वो क्रियाशील है तो वो देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ें। सबसे पहले विश्व जनसंख्या संरचना में आयु संरचना। आयु संरचना क्या है? आयु के अंतर्गत किसी देश या प्रदेश को विभाजित करके अध्ययन करना आयु संरचना कहलाता है। आयु संरचना। एज स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर्स में हम कहें तो इसमें किसी भी देश के जो विभिन्न आयु के लोग हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है, और जो इनका विभाजन किया गया है उन विभाजन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, और यह विभाजन आयु संरचना कहलाता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं विश्व जनसंख्या को, जो पॉपुलेशन है उसको, जनसंख्या को आयु के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एज, जनसंख्या को आयु के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा गया है। निम्न 3 जो 3 स्टेज है वो ये है, निम्न 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो पार्ट आता है वो आता है बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। दूसरा आता है युवा वर्ग, और जो तीसरी श्रेणी बताई गई है वो बताई गई है वृद्ध वर्ग की। वृद्ध बाल्यावस्था या बाल वर्ग में कौन कौन सी जनसंख्या आएगी? बाल वर्ग यानी वह वर्ग जिसमें बच्चों की संख्या
अधिक रहती है। अब बाल्यावस्था में दो तरह की होती है, एक शेषवावस्था और एक बाल्यावस्था। शेषवावस्था जब बच्चा बिल्कुल छोटा रहता है, फुल्ली डिपेंड रहता है अपने पेरेंट्स पे, चाहे उसको खाना हो या कुछ भी, उसकी बेसिक नीड भी उसके पेरेंट्स पूरी करते हैं, तो वो बाल्यावस्था शेषवावस्था कहलाती है। वो स्टार्ट होती है 0 से, जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके 2-3 साल तक उसकी रहती है। लेकिन उसके बाद जैसे बड़ा होता है वो अपने बेसिक काम पूरे करने लग जाता है, लेकिन फिर भी उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है, और वो एज बताई गई है 0 to 14 ईयर्स, यानी 0 से 14 वर्ष की जो आयु है उस आयु को बाल्यावस्था के अंतर्गत लिया गया है। इस अवस्था में बच्चे डिपेंड रहते हैं पेरेंट्स पे। दूसरा जो युवा वर्ग बताया गया है, इसकी एज 15 to 65 ईयर, 15 से 65 वर्ष की आयु इसमें बताई गई है। ये धीरे धीरे आयु कम होती जा रही है, क्योंकि जो ह्यूमन की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो यहाँ आज के समय में 60 ईयर्स को मान लिया गया है। गवर्नमेंट भी 60 ईयर होते ही रिटायर्ड कर देती है, क्योंकि उनको लगता है कि अब इसकी कैपेसिटी वर्किंग कैपेसिटी कम हो गई है। और वृद्धावस्था में अगर हम बात करें तो अबव 65 ईयर, 65 वर्ष से ऊपर जितने भी हैं वो वृद्धावस्था के अंतर्गत आते हैं। अब आती है कि विश्व में सबसे पहले अगर हम कहें तो 2004 में जो आंकड़े लिए गए, उन 2004 के आंकड़ों के आधार पर विश्व में कितने वृद्ध बताए गए हैं, तो संपूर्ण विश्व में अगर हम बात करें तो 6.8% पूरे विश्व में जो वृद्धों की संख्या बताई गई है। जितनी जो जनसंख्या है उसमें से 6.8% वृद्धावस्था वाले लोग हैं। अब जो वृद्धावस्था वाली जनसंख्या वो तो वर्किंग पॉपुलेशन हो नहीं सकती, लेकिन ये वृद्धावस्था वाली जनसंख्या अगर एक्सपीरियंस्ड है, उनके पास अनुभव है, तो इनके अनुभवों का बेनिफिट युवा अवस्था वाले वर्ग लेके तरक्की की तरफ बढ़ सकते हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर बात आती है कि विश्व में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वृद्धों की संख्या कौन से महाद्वीप में है? सर्वाधिक वृद्धों की संख्या यूरोप महाद्वीप में है। सर्वाधिक वृद्ध यूरोप महाद्वीप में 14.6%, 14.6% वृद्धों की संख्या यूरोप महाद्वीप में बताई गई है। यूरोप के बाद सेकंड नंबर जो इस कंडीशन आती है वो उत्तरी अमेरिका की 12.5% भाग पे वृद्ध पाए गए हैं। फिर उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप में 3.2%, यानी सबसे कम वृद्धों की संख्या अफ्रीका महाद्वीप में बताई गई है। और एशिया महाद्वीप में अगर हम कहें तो 5.8%। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न ये आता है कि ये इस तरह की जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या में अफ्रीका में सबसे कम वृद्ध है, तो ये डेवलपिंग राष्ट्र क्यों है, डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं है? यहां अगर हम बात करें यूरोप और उत्तरी अमेरिका, जहां ओल्ड एज की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में आते हैं। तो इसके पीछे महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारण ये बनता है कि जो वृद्ध जनसंख्या है, क्योंकि वो वर्किंग जनसंख्या थी पहले, अब अगर हम कहें कि वो जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, तो उन्हें पता है कि किस तरह की हम प्लानिंग करें, किस तरह की हम योजनाएं बनाएं ताकि डेवलपमेंट हो सके। जैसे आप लोगों ने अभी तक अपनी पढ़ाई पूरी करी है, 11th तक आप लोग पहुंचे हैं, 12th क्लास में आप आए तो आपके पास एक एक्सपीरियंस है कि एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन हमें कैसी करनी चाहिए, हम किस तरह से तैयारी करें ताकि हमारे अच्छे अंक आ सकें, हम मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी जो छोटी क्लास में जो भाई बहन पढ़ते हैं या जो भी भांजे भतीजे पढ़ते हैं, उनको आप एक्सपीरियंस जब शेयर करोगे कि आप अपनी रिटन स्पीड फास्ट करें, पहला बेनिफिट ये रहता है जिसकी स्पीड अच्छी होती है लिखने की, उसका एग्जाम में पेपर नहीं छूटता, बाकी स्टूडेंट्स के पेपर छूट जाते हैं। तो आपने क्या किया, अपना अनुभव उनसे शेयर किया। दूसरा, आपने कहा कि जो आपका प्रेजेंटेशन है, जो नोटबुक रहती है, उस नोटबुक में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो, डायग्राम बनाए, मैप बनाए, और ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेन का इस्तेमाल करें, हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जो मेन पॉइंट्स उनको हाईलाइट कर दें। इससे क्या होता है कि आपकी कॉपी अट्रैक्टिव बनती है, जो आपने लिखा है एग्जामिनर उन मेन पॉइंट्स को स्टडी करता है और अच्छे मार्क्स आते हैं। तो इसी तरह से यहाँ जो ये ओल्ड एज की पॉपुलेशंस हैं, चाहे हम बात करें यूरोप की, अमेरिका की, एशिया की, तो ये जितनी वृद्धावस्था वाली जनसंख्या है, ये अपने एक्सपीरियंस, अपनी प्लानिंग युवावस्था से शेयर करती है। और युवा पीढ़ी के पास, कहते हैं ना, वृद्ध के पास क्या है, अनुभव है, और युवा के पास जोश है। जब अनुभव और जोश दोनों एक साथ मिलकर वर्किंग करते हैं तो उस देश की क्या होती है, तरक्की होना शुरू हो जाती है। यहाँ हम बात करें अफ्रीका में ओल्ड एज के लोग कम क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे
मेडिकल फैसिलिटी पूरी प्रोवाइड नहीं होती। सेकंड कंडीशंस ये रहती है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट अप्रोप्रिएट नहीं है। इस कंडीशंस में उनकी वृद्धावस्था में थोड़ी सी बीमारी हुई और डेथ हो जाती, इसलिए यहाँ वृद्धों की संख्या कम बताई गई है। अब बात आती है कि हम लोगों ने ये आयु स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना शुरू किया, एज स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं। आयु संरचना इसलिए पढ़ी जाती है ताकि किसी भी देश की कार्यशील जनसंख्या की हम जानकारी ले सकें, वहां जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कितनी है उसको हम अच्छे से समझ सकें, और उस वर्किंग पॉपुलेशन के आधार पे हम उस देश की तरक्की होगी या वो देश गर्त की तरफ जाएगा, दोनों चीज बता सकते हैं। अफ्रीका में अगर हम अभी देखें तो यहाँ ये वृद्धों की संख्या कम है, यहाँ बच्चों की संख्या सबसे अधिक आएगी। पॉपुलेशन वाइज अगर हम कहें, चाइल्ड पॉपुलेशन अफ्रीका कंट्री में सबसे ज्यादा है, इसीलिए अफ्रीका राष्ट्र पिछड़े हुए राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। यानी किसी भी देश की जो वर्किंग पॉपुलेशंस हैं, अगर वो सही तरीके से प्लानिंग के साथ काम करती है, डेवलपमेंट की तरफ बात करती है काम, तो देश तरक्की की तरफ बढ़ता है। इसीलिए हम लोग एज स्ट्रक्चर में कार्यशील जनसंख्या कितनी है और वो उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो क्या है और वो कैसे काम कर रही है, उसी पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ें तो इसमें ये बताया गया है, किसी देश की कार्यशील जनसंख्या ज्ञात करने के लिए उसका आयु संरचना पढ़ना आवश्यक होता है। अब राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वृद्धों की जनसंख्या कहाँ पाई गई है। नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक वृद्धों की संख्या जापान में पाई गई है। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक वृद्ध ये कौन से कंट्री में है, जापान में, और इनकी जो पॉपुलेशन है 14 पॉइंट समथिंग है, 18.27% बताई गई है, 18.27%। यानी अब आप देखिए जो जापान में जितने लोग रह रहे हैं उसमें से 18%, लगभग 19% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो सारी पॉपुलेशन कैसी है, वृद्ध जनसंख्या है, जो ओल्ड एज वाली पॉपुलेशन है। इसीलिए जापान की जो वहाँ की जो पॉलिसीज बन रही है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये कहता है कि वृद्धों की संख्या है और कार्यशील जनसंख्या, लेकिन बच्चों की संख्या बहुत कम है। अगर मान लिया बच्चों की संख्या बिल्कुल रेयर चांसेस कम रहेगी तो क्या होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन कौन बनेगी, जो चाइल्ड है वही आने वाले समय में युवा होंगे और वही देश की कार्यशील जनसंख्या होगी। अगर किसी देश में, जैसा कि हमने कहा, इम्बैलेंस हो जाता है ये सिस्टम कि बालक, युवा और वृद्ध तीनों होने चाहिए। अगर हम यहाँ कहें युवा जनसंख्या लार्ज लेवल पे है और ये बहुत कम है तो आने वाले टाइम में क्या स्थितियां होगी, वृद्धों की संख्या बढ़ जाएगी और जो वर्किंग पॉपुलेशन है बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें, जापान के बाद में जो दूसरा कंट्री आता है वो आता है जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। जापान के बाद आता है जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। आप लोग जब भी ये एग्जामिनेशंस में पेपर सॉल्व आउट करते हैं तो उस चीज पे ध्यान दें कि जो ये कंसेप्ट हमें याद रहते हैं, ये साथ साथ ये याद रहना जरूरी है। जैसे अगर पूछा जाए सर्वाधिक वृद्धों की संख्या कौन से महाद्वीप में है तो यूरोप महाद्वीप लिखेंगे, और अगर वही राष्ट्र या देश की बात आ जाती है तो वहां आंसर आपका जापान हो जाएगा। और यहाँ अगर हम बात करें तो 14.6% है और यहाँ केवल जापान में 18.27%, यानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वृद्धों की संख्या यहाँ देखने को मिल रही है। उसके बाद जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। जर्मनी में अगर हम बात करें तो वृद्धों की संख्या आती है ये 17.17, 17.17, फ्रांस में 16.21 और 15.9, 17.17, 16.21 और 15.9 ये परसेंटेज है इन राज्यों का। अब बात आती है कि हमने वृद्धों की संख्या पढ़ ली, अब जो किसी भी कंट्री के जो डेवलपिंग कंट्री है या देश के विकास में जो मेन योगदान रहता है वो रहता है कार्यशील जनसंख्या का। तो अब हम बात करते हैं कार्यशील जनसंख्या की। विश्व में जो जितने भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ वर्किंग पॉपुलेशन किस तरह से काम कर रही है, तो विश्व की लगभग 35.2% युवा वर्ग है। ये तो वृद्ध जनसंख्या पड़ी। फिर उसके बाद में विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का, संपूर्ण जनसंख्या का
35.2% युवा जनसंख्या है, युवा जनसंख्या है। यानी अगर हम कहें तो वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, ये 13.2% है। अब कौन कौन से महाद्वीप में कितनी जनसंख्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु हम लिख लेते हैं। सर्वाधिक युवा जनसंख्या की बात की जाए तो कहां आ रही है, अफ्रीका में। सर्वाधिक युवा जनसंख्या अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में पॉपुलेशंस कितनी है, ये महत्वपूर्ण बिंदु हम थोड़ा आंकड़े लिख लेते हैं। 44.7, फिर उसके बाद में एशिया 47.7%, अफ्रीका के बाद में आता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या जो है 33.6%, फिर उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यहाँ की जनसंख्या 22 पॉइंट, यानी आप देखेंगे तो जनसंख्या का जो आंकड़ा है युवा जनसंख्या का, अफ्रीका, अफ्रीका से कम एशिया महाद्वीप, एशिया के बाद में हम कहें तो उत्तरी अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर उसके बाद ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका के बाद जो नंबर आता है पॉपुलेशन वाइज अगर बात करें 41 पॉइंट समथिंग, यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी जनसंख्या बहुत अधिक है। यहाँ की जनसंख्या अगर हम कहें तो ये 41.5 और यूरोप में 17.5। फिर है यूरोप महाद्वीप, यहाँ पे 17.5%। यानी युवा जनसंख्या की अगर हमने देखा तो कार्यशील जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो कैसे बताए जा रहे हैं। अगर इन आंकड़ों को ध्यान में रखें तो हमें ये आंकड़े तो कह रहे हैं कि अफ्रीका में जब युवा जनसंख्या इतनी अधिक है तो यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, दक्षिणी अमेरिका यहाँ युवा जनसंख्या अधिक है तो यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डेटाज डेवलप्ड कंट्री में इन राज्यों के नाम आने चाहिए, इन देशों के नाम आने चाहिए, लेकिन वास्तविक स्थितियां कुछ और देखने को मिलती है। अमेरिका विकसित राष्ट्रों में आता है, यूरोप विकसित राष्ट्रों में आता है और एशिया के कुछ देश विकसित राष्ट्रों की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि यहां युवा जनसंख्या अधिक है लेकिन फिर भी वो डेवलपिंग कंट्री के रूप में चल रहे हैं, यानी विकासशील राष्ट्रों में या पिछड़े राष्ट्रों में चल रहे हैं। इसके पीछे जो मुख्य कारण क्या है, जब हम क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि जो कार्यशील जनसंख्या है वो किस तरीके से काम कर रही है। यहाँ अगर हम बात करें अफ्रीका में इतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ की जो युवा जनसंख्या है, यहाँ की जो पॉपुलेशंस है, उन्हें पता ही नहीं कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आज अगर मैं कहूँ कि आप लोगों ने अपना पढ़ाई करना शुरू किया, जैसे जैसे आप शिक्षित होते हैं यानी लिटरेसी बढ़ती है, लिटरेसी बढ़ने के साथ साथ उस देश में डेवलपमेंट बढ़ता है। डेवलपमेंट कब बढ़ेगा, जब वहाँ की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो काम करने के लिए सतर्क हो और साथ ही उस टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज करें। अगर आज हम कहें कि आप लोगों को टेक्नोलॉजी ने पूरी फैसिलिटी दी है, अगर आप उस फैसिलिटी का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करेंगे, मोबाइल आपके पास है, अगर आप उससे गाने या वीडियो गेम खेलेंगे तो वो आपका टाइम खराब करेगा। लेकिन आपने क्या किया, उसी मोबाइल से आपके क्लासेस के जो नोट्स हैं उसको पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब चैनल्स पे उस चैप्टर को बार बार रीड करते, तो क्या आपका टाइम का यूटिलाइज हो रहा है और वो जो टेक्नोलॉजी आपकी पॉजिटिव तरीके से काम करेगी। ऐसे के ऐसे ही जिन राष्ट्रों में जो युवा जनसंख्या है उसको वहाँ के जो वृद्ध जनसंख्या है, साथ ही वहाँ की जो राजनीति है वो उस युवा जनसंख्या को अगर सकारात्मक तरीके से काम करवाती है तो वो देश विकसित की तरफ बढ़ता है, उस देश का विकास होगा। लेकिन जहां हम देखें जिन देशों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लार्ज लेवल पे, वहां क्या हो रहा है, वहां की उस युवा जनसंख्या को पता ही नहीं, दिशा भ्रमित है कि मुझे क्या करना है। और वहां की जो पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स गंदी होगी तो क्या होगा, आपस में दंगे फसाद और अपराध की तरफ बढ़ता है। आज अगर देखा जाए तो एक युवा है, युवा के सामने हम अगर मैसेज देना चाहें, जो हमारे मूवीज है, जो हमारे टीवी सीरियल्स हैं, सारे सीरियल्स या सारी मूवी उठा के देखो, भारतीय जो कंसेप्ट वो ये एक ही है, एक लड़का था एक लड़की, प्रेम कहानियों के अलावा और कुछ नहीं बताया जाता है। यहाँ अगर हम कहें हमारी युवा जनसंख्या को ये ना बताकर ये बताया जाए कि एक युवा को किस तरह से काम करना चाहिए, उसकी जो उठने का शेड्यूल है, अगर हम कहें सुबह 4 बजे अगर वो उठता है
तो वो अपनी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। अब इस कंसेप्ट को, यानी एक छोटे से उदाहरण से हमने इस चीज को समझा जहां ये चीज सिखाया जाता है, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। तो हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां हम कहें डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पे क्या कंसेप्ट होता है कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स को देखता है, उसके पेरेंट्स घर में बैठे हैं, वहां वो झगड़े नहीं करते, बहस नहीं करते, वहां वो टेबल पे, जब खाने की टेबल पे बैठे हैं या कहीं बैठे, तो वो टॉकिंग किसकी करेंगे? बिजनेस की। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कह रहा कि यार मैंने ये बिजनेस किया, या ये शेयर मार्केट में ये चीज चल रही है और मुझे आगे मेरी ये प्लानिंग है, इस तरीके से मैं अपने वर्कर्स को काम कर रहा हूं, या वर्कर्स के साथ मिलकर मुझे ये काम करना। तो बच्चा बचपन से ये चीज देखता है कि किस तरीके से हम हमारे जो साथ करने वाले हैं उनका रेस्पेक्ट करेंगे तो वो हमारे तरक्की की तरफ काम आएंगे। तो यानी बच्चा ये चीजें देखता है और उसी तरह से डेवलपमेंट होता है। यहां अगर हम करें अफ्रीका महाद्वीप में हम देखें तो जनजाति कौन सी है? उस जनजाति। और साथ ही यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है, पढ़े लिखे ही लोग नहीं है। जब लोगों के पास एजुकेशन नहीं होगी, उनके अगर हम कहें उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा, तो डेफिनेट में लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। फिर आगे हम बात करें तो यहाँ इनके साथ ही नेक्स्ट जो बिंदु है, सामान्यतः जहाँ ये विकासशील देशों में युवा जनसंख्या और विकसित देशों में प्रौढ़ों की संख्या अधिक बताई गई है। जैसा कि हम इन विशेषताओं को पढ़े तो पहली चीज ये है कि जो हमने आंकड़े हमारे प्राप्त आए हैं उसमें ये पता चल रहा है कि जो विकसित देश हैं वहाँ युवा जनसंख्या कम है, और जो विकासशील देश हैं वहाँ युवा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और असंतुलित युवा आयु वर्ग के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और जिन देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, यानी ये जो इम्बैलेंस पॉपुलेशन है, उससे देश की इकोनॉमिक कंडीशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। जिन देशों में तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है वहां अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो वहां बच्चों की संख्या अधिक है। यानी जो युवा जनसंख्या है, जिसे कार्यशील जनसंख्या के रूप में काम करना चाहिए, वो कार्यशील ना करके सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने का काम करेगी तो डेफिनेट है उस देश की तरक्की नहीं होती। तो जहां जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक हो रही है वहां बच्चों की संख्या देखने को अधिक मिलेगी। अब ये जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के आधार पे जैसा कि हमने ये अभी पढ़ा है कि ये 3 तरह के वर्ग बताए गए हैं, बाल वर्ग, युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग। तो हम इनको थोड़ा सा संक्षिप्त में समझ लें कि पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें, बाल्यावस्था में 0 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं। ये बच्चे वर्किंग पॉपुलेशन नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि इन बच्चों की संपूर्ण चीजों पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। यानी यहाँ अगर हम कहें इनकी परवरिश, फिर इनकी पढ़ाई, उनकी पढ़ाई लिखाई, पोषण, भरण पोषण, इनकी आवश्यकता, सारी चीजें ये कार्यशील जनसंख्या पे डिपेंड होते हैं। किसी भी फैमिली में अगर बच्चों की संख्या अधिक है और कमाने वाला एक व्यक्ति है तो आप उस परिवार की कंडीशंस देख सकते हैं, वहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होती, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लोअर देखने को मिलेगा। बच्चों की संख्या अधिक और कमाने वाले कम तो फैमिली का लोअर स्टैंडर्ड, बच्चों के जो पहनावा होगा वो लोअर लेवल का होगा, ज्यादा हाई लेवल का नहीं होगा। उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका कल्चर, वो सारा लोअर पे चला जाएगा। वहीं अगर हम बात करें आयु, यहाँ युवा जनसंख्या अधिक है। किसी घर में मान लिया 6 मेंबर हैं, 6 में से 6 के 6 या 4 मेंबर वर्किंग है, अगर वो कार्यशील है, कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस करें चाहे जॉब, तो क्या होगा, उस परिवार का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। तो यहाँ कंसेप्ट ये आता है कि ये जो एज स्ट्रक्चर हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि युवा जनसंख्या को हम ये प्रेरित कर सकें कि आपको अपना समय एक एक पल वेस्ट नहीं करना है। अगर हम कहें जीवन में 2 स्टेप आते हैं, पहले सुख अगर आप लोगे तो बाद में आपको दुख ही रहना पड़ेगा। यानी अगर हम कहें हमारी जो युवा जनरेशन है अगर वो ट्रैक से भटकती है, एक 2 लाइन कही गई है, कवि ने कहा मोहब्बत करेगा तो रोता रहेगा, ये होता है होता रहेगा, तू हैरान होगा परेशान होगा, अश्कों में आंचल डुबोता रहेगा। यानी जिंदगी में अगर आपको मोहब्बत करनी तो किससे करें? अपनी पढ़ाई से, अपने लक्ष्य से। हमारी युवा पीढ़ी के मन में एक प्रश्न ये होना चाहिए कि मेरा एम क्या है? क्या मुझे शादी करके बस यही काम करना? ये सब चीजें तो वैसे जो सोशल स्ट्रक्चर उस पर तो हमें चलना ही पड़ेगा, लेकिन आपका एक लक्ष्य डिसाइड होना चाहिए कि मुझे 12th इतने परसेंटेज से करनी है और इस तरीके से। आपका जैसे ही लक्ष्य निर्धारित हुआ आप उस लक्ष्य के प्रति काम करने लगेंगे। तो यहाँ जो युवा पीढ़ी है, जिस देश की युवा पीढ़ी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है, जिनका गोल डिसाइड होता है, वो देश तरक्की की तरफ बढ़ते हैं। और इस युवा वर्ग में सबसे जरूरी यह है कि प्रॉपर एंड टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलता रहे उन्हें अगर निर्देशक अच्छे मिलेंगे तो वो बच्चे जरूर तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ अगर हम देखें अमेरिका,
यूरोप, इनमें जनसंख्या, युवा जनसंख्या बहुत कम है इनकी तुलना में, लेकिन ये लोग तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि युवा जनरेशन को प्रॉपर गाइडलाइन मिलती है, टाइम टू टाइम उन्हें गाइड किया जाता है। यहीं अगर हम देखें कुछ ऐसे राष्ट्र जहां पॉपुलेशन बहुत अधिक बढ़ गई है और वहां क्या होता है, युवा पीढ़ी को गुमराह करने के लिए आतंकवादी संगठन गुमराह करते हैं, और वो जो बच्चे देश की तरक्की की तरफ बढ़ने चाहिए, जो देश का विकास करने वाले होना चाहिए, वही बच्चे उसी देश का विनाश करते हैं, उस देश को बर्बाद करते हैं या अन्य राष्ट्रों को बर्बाद करते हैं। तो यहाँ ये कंसेप्ट आता है कि हम युवा पीढ़ी को सही प्रेरित करें ताकि ये कार्यशील जनसंख्या और देश के विकास में लगे। उसके बाद में जो तीसरा आधार है वृद्ध, इसमें अगर कहें वृद्धावस्था में, अगर ये कंसेप्ट थोड़ा मैं ट्रैक से अलग बात कर रहा हूं कि हम जहां देखें आज विकसित राष्ट्रों में या विकासशील राष्ट्रों में ये देखने को मिलता है कि युवा पीढ़ी, जो वृद्ध जिन्होंने हमें पढ़ लिख के इस योग्य बनाया है, युवा पीढ़ी क्या करती है, इनको उठा के वृद्धाश्रम में डाल देती है। तो इनका जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, जो हमारी बचपन आ रहा है, छोटे बच्चों की पीढ़ी, उनको वो नहीं मिल पाता, और इस कंडीशंस में क्या हो रही, जो बच्चे हैं वो ट्रैक से भटकते हैं क्योंकि उन्हें संस्कार देने वाले घर में रहेंगे ही नहीं, और वो संस्कार जब टीवी से या इंटरनेट से संस्कार लेंगे तो डेफिनेट है कि उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। हर परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता। मैंने सिर्फ ये इसलिए कहा कि अगर हम सर्वे उठा के देखें तो आज के सर्वे ये कहते हैं कि बच्चों में संस्कारों की कमी क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि हमने क्या किया, हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया है या हम उनके साथ नहीं रहते हैं। तो इस कंडीशंस में ये इम्बैलेंस, यहाँ हम कहें एज स्ट्रक्चर में जैसे इम्बैलेंस होगा, उस देश का जो डेवलपमेंट है वो डेफिनेट इम्पैक्ट होगा, उस पर प्रभावित होगा। नेक्स्ट आगे वाले बिंदु हम जिसमें व्यवसाय और वहाँ की आर्थिक स्थितियाँ वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।